आजकल एक डेवलपर की पोस्ट के लिए अगर आपको अप्लाई करना हो तो आपके पास तीन चॉइसेस है, मतलब प्राइमरी तीन चॉइसेस आपके पास होते हैं। उसमें से पहला चॉइस तो ये है कि एक फ्रंट एंड डेवलपर के तौर पे अगर आप काम करना चाहते हो तो वो एक आपके पास चॉइस है, या फिर बैक एंड डेवलपर, और सबसे डिमांडिंग होता है जो आजकल है वैसे, उसका नाम है फुल स्टैक डेवलपर। अभी इन तीन में से दो चीज़ों में बैक एंड इन्वॉल्व है, तीन में से दो में बैक फ्रंट एंड भी इन्वॉल्व है, लेकिन बैकएंड के अंदर जो सबसे डिमांडिंग और सबसे ट्रेंडी चीज जो आजकल चल रही है उसका नाम है रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट। ठीक है। सो उस रेस्ट एपीआई के बारे में अभी चलो आप कोई भी बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करो, पीएचपी, पाइथन, जावा, सी शार्प, नोड जेएस, इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल जो कंपनीज आजकल कर रही है सारी की सारी कंपनीज लगभग रेस्ट एपीआई आपको बनाना आना चाहिए ये डिमांड तो करती है। तो इसलिए ये मैं सीरीज या फिर ये प्लेलिस्ट अभी बना रहा हूँ जिसके अंदर लगभग जो अभी ट्रेंडी या फिर पॉपुलर बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो सारी इस्तेमाल करके, और जो भी ट्रेंडी डेटाबेस टेक्नोलॉजीज है, पोस्टग्रेसक्यूएल, मायस्क्यूएल, मोंगोडीबी वगैरह, इनके कॉम्बिनेशंस कुछ बना के, मतलब इनके कुछ कॉम्बिनेशंस ट्राई करके रेस्ट एपीआई जिसमें क्रूड ऑपरेशंस वगैरह ये सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि चलो ये एक इंट्रोडक्शनरी वीडियो बनाते हैं जिसके अंदर हम रेस्ट एपीआई होता क्या है इसके बारे में थोड़ी थ्योरेटिकल नॉलेज लेंगे। अभी ऐसे बहुत से वीडियोस अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर जो रेस्ट एपीआई बेसिकली क्या है आपको बताते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ एडिशनल, कुछ सी हमेशा जो एग्जिस्टिंग चीज़ है उसमें कुछ सुधारना करने की या फिर कुछ उसमें प्रोग्रेस करने की एक गुंजाइश रहती है। सो मैंने सोचा कि जो पॉइंट्स अक्सर कवर नहीं होते रेस्ट एपीआई देखते वक्त, वो पॉइंट्स को हम इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर मतलब रेस्ट एपीआई। अब ये रिप्रेजेंटेशनल स्टेट होती क्या है ये पहले तो मैं आपको बताता हूँ, जिसके अंदर क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन, स्टेटलेसनेस, अगर जार्गन्स मतलब टेक्निकल कीवर्ड्स के ही बारे में अगर हम सोचे तो कई सारे, जितने नाम मैं लूँ उतने कम पड़ जाएंगे, और डायरेक्टली जार्गन्स में जंप करना तो कोई मतलब उसका मतलब नहीं बनेगा, आप बोर हो जाओगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस रेस्ट आरईएसटी का जो फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। तो उसमें रिप्रेजेंटेशनल स्टेट का मतलब क्या। आप देखते हो कि कई सारे एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर आपका सपोज यूजर का जो भी रोल है उसके रोल के अकॉर्डिंगली उसके यूआई में थोड़े बहुत चेंजेस आ जाता है। फॉर एग्जांपल एक एकदम बेसिक सा आपको एग्जांपल देता हूँ, किसी भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के यूजर इंटरफेस को एज एग्जांपल के तौर पे ना लेते हुए, तो सपोज आप एक नॉर्मल यूजर के तहत लॉगिन करते हो तो सपोज ट्रेडिशनली क्या होता है, कॉमनली क्या होता है, यहाँ पे ऐसा एक नेविगेशन मेन्यू सपोज है ये, या फिर वर्टिकल हैमबर्गर मेन्यू भी आजकल होता है जो भी है। उसके अंदर जो मेन्यूज होते हैं वो मेन्यूज सपोज है ए बी एंड सी एज अ नॉर्मल यूजर, एज अ यूजर, और अगर आपने एज अ एडमिन लॉग इन किया तो ए बी सी की वजह कुछ एक्स वाई जी अलग मेन्यूज यहाँ पे हो सकते हैं। लेकिन यूजर इंटरफेस का ये जो कंपोनेंट है, ये जो पार्ट है नेविगेशन मेन्यू, ये तो सेम ही है, उसके अंदर का डेटा सिर्फ चेंज हो रहा है। तो अभी सामने आपको जो भी दिख रहा है, जो एचटीएमएल के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट हो रहा है, तो उसके अंदर क्या क्या आपको दिख रही है चीजें और कैसी दिख रही है, उसे हम कह सकते हैं कि एक रिप्रेजेंटेशनल स्टेट। अब ये रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर करने वाला है फिर करवाने वाला एपीआई मतलब रेस्टफुल एपीआई, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर एपीआई। अभी यहां पर जैसे मैंने कहा कि ये टेम्पलेट, एचटीएमएल टेम्पलेट तो वही है, उसके अंदर कौन से मेन्यू के नाम, और जैसे कि मेन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद स्पेसिफिक लिंक के ऊपर रीडायरेक्ट भी होना चाहिए, तो हाइपर लिंक्स मेन्यू में क्या दिखना चाहिए वो टेक्स्ट, और उसके पीछे जो एंकर टैग है ए टैग, आपको एचटीएमएल तो पता ही होगा, ए टैग जो है उसमें एचरेफ इज इक्वल टू डबल कोट्स में क्या बाइंड करना है, वो जो लिंक है वो भी सर्वर से हम मंगा सकते हैं। सो वी आर प्रैक्टिकली पूरी की पूरी एक स्टेट जो है वही मंगा रहे हैं और वो एग्जिस्टिंग यूजर इंटरफेस में बाइंड कर रहे हैं। इसका अगर मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दूं कि यूजर इंटरफेस और स्टेट, यूजर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट, ये अलग अलग चीजें होने का, तो आजकल देखो लगभग हर यूजर आई मीन लगभग हर एप्लीकेशन के यूजर इंटरफेस में आपको एक स्केलेटन यूआई नाम की चीज दिखती है। मतलब ये जो मैं बॉक्सेस, ब्लैंक बॉक्सेस की बात कर रहा हूँ, इनिशियली ब्लैंक बॉक्सेस की, ये यूट्यूब, फेसबुक, स्विगी, हर एप्लीकेशन में आपको दिखाई देता है। जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हो तो पहले ग्रे कलर के बॉक्सेस लोड होते हैं, उसके अंदर फिर डेटा के लोड होता है, ये आप सभी ने देखा होगा। सो वो जो डेटा होता है वो जेसन फॉर्मेट में आजकल ज्यादातर के लोग यूज करते हैं। जेसन फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे होती है की, यहाँ पे होती है वैल्यू। अभी जेसन क्या होती है इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उसके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा है, उसकी लिंक मैंने यहाँ पे आई बटन में दी होगी तो वो जाके देख लीजिए आप। सो बेसिकली जेसन इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा, अभी के लिए इतना काफी है। तो की वैल्यू पेयर्स में डेटा स्टोर होता है और ये पूरी की पूरी जेसन हम ट्रांसफर, ट्रांसमिट जो भी आपको वो कर सकते हैं। अभी इस जेसन के अंदर की वैल्यू क्या हो सकती है, मेन्यू का नाम और उसकी उसके पीछे जो भी लिंक हमें बाइंड करनी है वो लिंक एज अ वैल्यू। सो जो कीज है वो मैं मेन्यू के नाम के तहत बाइंड कर दूंगा
और वैल्यू जो है वो उनके पीछे जो एंकर टैग जो है उस एंकर टैग के href नाम के एट्रीब्यूट के अंदर में बाइंड कर दूंगा। सो इस तरीके से एक जेसन फॉर्मेट में हम पूरी की पूरी रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर करते हैं। अभी सर्वर से क्लाइंट तक या फिर सर्वर से ब्राउजर तक एक काम करते हैं, छोटी सी एक डायग्राम बनाता हूं मैं। लेट्स क्लियर दिस कैनवास। सो यहां पर पहले मैं लिखता हूं ब्राउजर और यहां पे मैं लिखता हूं सर्वर। अभी यहां पर जैसे हमने देखा कि ब्राउजर साइड में हमारा HTML लोड होता है या फिर लोड होगा, तो इस HTML के अंदर जो डेटा लाके बाइंड होने वाला है, मतलब सर्वर टू ब्राउजर, ये जो डायरेक्शन है ना, केवल इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर नहीं होती, वो उल्टी भी हो सकती है, ब्राउजर से सर्वर तक भी हो सकती है। अभी आपको सर्वर में ऐसे क्या लोड करने लायक चीज है, तो ऐसे सर्वर से ब्राउजर तक आया हुआ डेटा हमें एक यूजर इंटरफेस में बाइंड होकर दिखता है, वैसे ही ब्राउजर से एक HTML फॉर्म से इनपुट दिया हुआ डेटा सर्वर में डेटाबेस में या फिर डीबी डेटाबेस में भी स्टोर किया जा सकता है। डेफिनेटली विदाउट स्टोरिंग डेटा इनटू द डेटाबेस वी कैन नॉट रिट्रीव इट लेटर, आगे जाके फेच करने के लिए। सो ये बाय डायरेक्शनल प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस के अंदर दो पार्टीज कौन सी, ब्राउजर और सर्वर। अभी ब्राउजर में हम जो बेसिक जो ऑपरेशंस होते हैं ना, उन्हें क्रूड ऑपरेशंस का नाम है। क्रूड मींस मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, क्रूड ऑपरेशन। अभी एक छोटा सा यूजर इंटरफेस का एग्जांपल लेते हैं जिनमें ये चारों जो ऑपरेशंस है वो कवर हो, और फिर ये ऑपरेशंस ओवर नेटवर्क किस तरीके से काम करती है और उसके लिए कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स लगते हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक फॉर्म, सिंपल HTML फॉर्म। सपोज हम ई कॉमर्स वेबसाइट का अगर एग्जांपल ले तो यहाँ पे मैं कहूंगा ये है एड प्रोडक्ट का फॉर्म। सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ एड प्रोडक्ट। ओके, अभी इस एड प्रोडक्ट के फॉर्म में कौन से फील्ड्स होंगे, तो एक सपोज होगा यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, एक शायद सिलेक्ट बॉक्स होगा, जहाँ पे सिलेक्ट बॉक्स मतलब सिलेक्ट बॉक्स नहीं, फाइल, इनपुट टाइप फाइल होगा जिसके अंडर हम प्रोडक्ट की इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं, और फाइनली जो भी फील्ड्स होंगे उसके बाद होगा एक सबमिट बटन। अभी ये हो गया एड प्रोडक्ट का फॉर्म। उसके बाद सपोज अगर मैं एडमिन हूँ या फिर मैं बिजनेसमैन हूँ जो जिसे देखने कि मैंने अभी तक कितने कितने और कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऐड किए, तो उसके लिए मुझे एक ऐसा यूजर इंटरफेस चाहिए जिसमें मैं प्रीवियसली एडेड प्रोडक्ट्स को देख पाऊंगा। अभी सपोज यहाँ पे एक छोटा सा एकदम सिंपल सा यूजर इंटरफेस देखते हैं। यहाँ पे चलो एक टेबल है, क्या है यहाँ पे, एक टेबल, दीज आर द टेबल रोज, और उसके अंदर डेटा बाइंड हो चुका है। ये सपोज पहला कॉलम हो गया प्रोडक्ट आईडी, उसके बाद एक छोटी सी प्रोडक्ट इमेज स्क्वायर में, फिर प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन में कहीं यहाँ पे व्यू बटन दे दूंगा बड़ा एनलार्ज करके पूरे डिटेल्स देखने के लिए, प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट की प्राइस, चार ही कॉलम मुझे दिखाना है। और उसके बाद सपोज मेरे दो बटन है, यहाँ पे अपडेट बटन है और यहाँ पे डिलीट बटन है। और अगर मैंने किसी प्रोडक्ट के नाम के ऊपर क्लिक कर दिया तो शायद एक पॉपअप ओपन होगा और उसके अंदर मुझे प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह बाकी जानकारी दिखेगी जो टेबल में बाइंड करना इंपॉसिबल है, बहुत सारा डेटा है एक प्रोडक्ट के बारे में। अभी यहाँ पे क्रूड ऑपरेशंस मतलब ये हो गया क्रिएट ऑपरेशन, ये हो गया आर फॉर रीड, डेटा लाके बाइंड करना टेबल में, हो गया रीड ऑपरेशन, अपडेट के लिए हमने एक बटन रखा है और डिलीट के लिए बटन रखा है। ऐसे मान लो कि यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस है, ये सारे जो है ना, मतलब प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की प्राइस, ये सारे टेक्स्ट बॉक्सेस है। इस तरीके से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। या फिर अपडेट के ऊपर क्लिक करके वही पॉपअप, चलो ना एक काम करते हैं, अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या होगा, एक पॉपअप खुलेगा, पॉपअप, और उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्सेस में हमें सारे प्रोडक्ट के डिटेल्स दिखेंगे और फाइनली दिखेगा एक सबमिट बटन। ओके, मतलब जिस प्रोडक्ट के अपडेट बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया वो प्रोडक्ट के सारे डिटेल्स टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर बाइंड हो जाएंगे, ताकि मैं उधर के उधर उनको चेंज करूं, अपडेट करूं, और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपडेट का ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। सो क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट बटन, मतलब जिस रो के आगे वाले डिलीट बटन के ऊपर मैं क्लिक करूं वो प्रोडक्ट डिलीट होना चाहिए। अभी ये जो सारे ऑपरेशंस है, ये यहाँ पर थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ी स्पेस मिले अगर यहाँ पे कुछ लिखना पड़े तो लेट मी जस्ट, इसको साइज इसकी कम करने के लिए कुछ है क्या भाई, कॉपी, कट, ये क्या है, कट, डिलीट, साइज नहीं छोटी कर सकते, एनीवेज नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे सर्वर साइड में अभी क्या है, हमारा सर्वर साइड में हमारा एक्चुअली है एपीआई, सॉरी एपीआई, वो शायद नोड जेएस में, शायद पाइथन में, शायद सी शार्प में, शायद जावा में, शायद पीएचपी में, किसी भी बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैंने लिखा होगा। अभी ये जो एपीआई है ना, ये कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट में, कुछ स्पेसिफिक वे के अंदर हमें जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट है जो ब्राउजर से सर्वर तक जाएगी उसे एक्सपेक्ट करता है, और उसे भेजने के लिए हमें ब्राउजर से भेजी गई एचटीटीपी रिक्वेस्ट के साथ
कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स भी हमें बाइंड करने पड़ते हैं, पास करने पड़ते हैं। तो एपीआई ये एक चीज है यहाँ पे, और दूसरी चीज है डेटाबेस। एपीआई एंड दूसरी चीज है डेटाबेस। अभी यहाँ पर मैं साइज तो छोटी नहीं कर सकता, लेकिन मैं उन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है उसे थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ताकि हमें दोनों के बीच में कुछ थोड़ी जगह मिले। सर्वर यहाँ आ गया, तो ये इस जगह में हम इस जगह को यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी यहाँ से ब्राउजर में क्या लोड हो रहा है, जावास्क्रिप्ट लोड हो रहा है, जो ब्राउजर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अभी इसके इस सपोज ऐड बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो पहली HTTP रिक्वेस्ट जाएगी, असिंक्रोनस रिक्वेस्ट जो बैकग्राउंड से जाती है, जावास्क्रिप्ट में हमें उसका कोड लिखना पड़ेगा कि पहले इस फॉर्म के अंदर का डेटा कलेक्ट करो और एक HTTP रिक्वेस्ट भेजो। अभी वो HTTP रिक्वेस्ट जाएगी कहाँ पर? सबसे पहला जो पैरामीटर है, तो पहले डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन होगी ब्राउजर टू सर्वर। किस ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं? इस क्रिएट ऑपरेशन की। तो HTTP रिक्वेस्ट भेजने के लिए जो HTTP मेथड है, वन ऑफ द पैरामीटर, उस पैरामीटर का नाम है HTTP मेथड, और उसकी वैल्यू होती है पोस्ट। अगर हमें डेटा ब्राउजर से सर्वर तक भेजना है, नया कुछ इंसर्ट करने के लिए डेटाबेस के अंदर। अभी पोस्ट हो गई HTTP मेथड, इसे मैं लिखता हूं मेथड। ओके, ये हो गई हमारी HTTP मेथड। अभी बेसिक और एकदम इंपॉर्टेंट चीज, कहां पे रिक्वेस्ट भेजनी है, तो उसका है HTTP URL। तो मैं यहां पे लिखता हूं URL। सपोज मेरा URL कुछ ऐसा है, https:// सपोज api.mysite.in/p फॉर प्रोडक्ट/एड। अब यहाँ पे प्रोडक्ट लिखने की जगह नहीं, इसलिए मैंने पी लिखा। वैसे भी यूआरएल एंड पॉइंट, इसे हम कहते हैं एंड पॉइंट। यूआरएल एंड पॉइंट क्या होना चाहिए, ये हम एपीआई बनाते वक्त तय करते हैं कि अगर इस एंड पॉइंट को रिक्वेस्ट आ जाती है तो हमारे कोड का एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर दो। तो यहाँ पे हम पी ऐसा भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट एंटिटी है तो प्रोडक्ट, ऐसे ही यूआरएल में भी पूरा का पूरा शब्द होना चाहिए। सो p/add। अभी यहाँ पे यूआरएल हो गया। तीसरी चीज क्या हो सकती है कि सर्वर ये कह सकता है कि मुझे कुछ ऑथोराइजेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। मतलब ये जो ऐड प्रोडक्ट की जो HTTP रिक्वेस्ट जाएगी, या फिर ये जो फॉर्म का जो यूजर इंटरफेस है, ये यूजर ने लॉग इन करने के बाद ही एक्सेस करना चाहिए। जो भी यूजर ब्राउजर से ही यूजर इंटरफेस सारा एक्सेस कर रहा है, उसने पहले लॉग इन स्क्रीन से होकर ही गुजरना चाहिए। तो लॉग इन की प्रोसेस भी आपको एक बार समझाता हूं मैं यहाँ पे। सो सपोज यहाँ पे एक लॉग इन फॉर्म है, यूजर नेम, पासवर्ड और सबमिट बटन। सो लॉग इन फॉर्म में जब मैं यूजर नेम पासवर्ड डालूंगा तो पहले एक रिक्वेस्ट जाएगी। सबसे पहली रिक्वेस्ट तो लॉगिन की जाती है किसी भी एप्लीकेशन के अंदर। लॉगिन की रिक्वेस्ट जाएगी, वो एपीआई का लॉजिक चेक करेगा कि यूजर नेम पासवर्ड डेटाबेस के अंदर के एक यूजर का है या नहीं, सेम यूजर का है या नहीं। और अगर वो होगा, सेम यूजर का होगा, तो एपीआई क्या रिटर्न करेगा? एपीआई एक एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, जिसे हम कहते हैं JWT। और वो JWT हमारे ब्राउजर में हम स्टोर करके रखेंगे कैशे मेमोरी के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, JWT जेसन वेब टोकन मैंने स्टोर करके रखा है। और उसके बाद लॉगिन के बाद के जितने भी पेजेस मेरे पास है, उसमें से हर एक पेज से जब मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा, तब उस रिक्वेस्ट के साथ एक ऑथोराइजेशन नाम का एक हेडर रहता है। सो इसका नाम है ऑथोराइजेशन, ब्रैकेट में मैं लिखता हूं हेडर। सो अभी ये हो गई मेथड, ये हो गया यूआरएल। ऑथोराइजेशन क्या है? एक हेडर है। हेडर्स कई सारे हैं, उसमें से एक है ऑथोराइजेशन हेडर। और उस ऑथोराइजेशन हेडर के साथ मेरी वैल्यू क्या रहेगी? JWT, यानी कि जेसन वेब टोकन। तो जेसन वेब टोकन के ऊपर भी, जैसे जेसन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, वैसे ही जेसन वेब टोकन कैसे काम करता है उसके, मतलब ये जो अभी मैंने प्रोसेस समझा है ना, लॉगिन, पहले क्रेडेंशियल जाते हैं, फिर जेसन वेब टोकन आता है, वो स्टोर होता है, ये पूरी डिटेल में समझाइए, तो वो भी वीडियो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अभी ये जेसन वेब टोकन भी हमें भेजना पड़ता है कई सारी रिक्वेस्ट के साथ, अगर रिक्वेस्ट कुछ स्पेसिफिक यूजर रिलेटेड होगी तो। और जेसन वेब टोकन के बाद हमें एक और चीज भेजनी पड़ेगी, बॉडी, रिक्वेस्ट बॉडी। रिक्वेस्ट बॉडी में क्या रहेगी? एक जेसन रहेगी, और उस जेसन के अंदर क्या रहेगा? ये जो सारे ऐड प्रोडक्ट के जो टेक्स्ट बॉक्सेस है ना, उसके अंदर के वैल्यूज, की वैल्यू पेयर में यहाँ पे बाइंड हो गए। जैसे कि पी नेम, मतलब प्रोडक्ट नेम विल बी द की, और जो भी उसकी वैल्यू है वो वैल्यू, या फिर पी डिस्क्रिप्शन, PD, जो भी उसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू, एंड सो ऑन। अभी ये डेटा गया सर्वर के पास। अभी इस यूआरएल के एंड पॉइंट के अकॉर्डिंग p/add है, तो हमने यहाँ पे पहले से ही कोड लिखा होगा कि अगर p/add ऐसे एंड पॉइंट के लिए रिक्वेस्ट आती है तो एक स्पेसिफिक चंक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर दो। अभी वो चंक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया। वो चंक ऑफ कोड क्या करेगा, फिर वो ब्लॉक ऑफ कोड क्या करेगा? आई हुई रिक्वेस्ट के अंदर पहले देखेगा कि ऑथोराइजेशन टोकन है या नहीं। वो कोड भी हमने ही लिखा होगा, इफ एल्स कंडीशन लगाई होगी अगर जरूरत पड़े तो। सो हमने अगर इफ एल्स कंडीशन उस कोड में लगाई होगी, पहले चेक करेगा कि ऑथोराइजेशन टोकन है या नहीं। ऑथोराइजेशन टोकन होगा तो उसको पहले, वो एनक्रिप्टेड है, उसको पहले डिक्रिप्ट करके देखेगा कि ये यूजर कौन है, ये टोकन एक्सपायर कब होने वाला है, पहले ही एक्सपायर हो चुका है क्या? अगर एक्सपायर नहीं हुआ तो चलो आगे कंटिन्यू करो। ऐसे 2-3 पैरामीटर्स को चेक करेगा उस JWT के अंदर एनक्रिप्ट हुए।
और फिर सारे पैरामीटर्स अगर वैलिड होंगे कि यूजर सही है, उसका रोल भी सही है, मतलब उसका रोल भी बिजनेस पर्सन है, कोई भी नॉर्मल ई कॉमर्स वेबसाइट को ब्राउज करने वाला बंदा या रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा, तो ये सारी अगर चीजें वैलिडेट हो गई तो फिर वो उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। मतलब क्या, दूसरी स्टेप, वो उसकी रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर का डेटा निकालेगा और उस डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देगा। ये होगी हमारी एक पोस्ट रिक्वेस्ट। डेटाबेस में स्टोर करने के बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट तो खत्म होगी, लेकिन उसके बाद एक रिस्पॉन्स भेजना जरूरी होता है। सो एवरी HTTP रिक्वेस्ट हैज अ HTTP रिस्पॉन्स। सो अभी रिस्पॉन्स आ गया। रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, हम कुछ डेफिनेटली यहाँ पे रेस्ट एपीआई के बारे में एक रूल यहाँ पे गौर करने लायक है कि आपका जो कम्युनिकेशन का जो माध्यम है, मीडियम जो है, कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज है, उसमें आप जेसन यूज कर रहे हो, तो रिक्वेस्ट भेजते वक्त जो भी आप मीनिंगफुल डेटा भेज रहे हो वो अगर जेसन फॉर्मेट में, तो रिस्पॉन्स भी आपका किस फॉर्मेट में आना चाहिए, जेसन फॉर्मेट नहीं आना चाहिए। दिस आर द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड रूल्स दैट एवरीवन फॉलोज। अभी यहाँ पे रिस्पॉन्स भी क्या आएगा, जेसन फॉर्मेट में आएगा, जो हम ही ने यहाँ पे कोड करके रखा होगा कि अगर सब कुछ सही हो तो रिस्पॉन्स में क्या भेजो, एक जेसन भेजो जिसकी शायद की होगी शायद मैसेज, और उसकी वैल्यू होगी इंसर्टेड सक्सेसफुली या फिर प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, व्हाटएवर। और उस रिस्पॉन्स के साथ एक HTTP स्टेटस कोड भी बाइंडेड रहेगा। सो मैं एक काम करता हूँ, रिस्पॉन्स को मैं ब्लू या फिर रेड कलर से दिखाता हूँ। सो ये हो गई रिक्वेस्ट और ये हो गया हमारा रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में क्या होता है, रिस्पॉन्स मैसेज, ओके, रिस्पॉन्स मैसेज शायद होगा इंसर्टेड सक्सेसफुली, सक्सेस, इतना ही लिखता हूं मैं, और दूसरा होगा स्टेटस कोड। अभी स्टेटस कोड क्रिएटेड सक्सेसफुली, इंसर्टेड सक्सेसफुली, इसके लिए HTTP स्टेटस कोड है 201। 201 मतलब क्रिएटेड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार कंफर्म करना चाहिए हमें, लेकिन 99% आई एम श्योर इट्स 201। 200 इज द मोस्ट कॉमन HTTP स्टेटस कोड, उसका मतलब होता है ओके, तो 201 स्टैंड्स फॉर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अभी यहां पर ये हो गई हमारी कौन सी रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट। ब्राउजर से डेटा कलेक्ट करके सर्वर तक भेजा, सर्वर से लाके, मतलब सर्वर से रिस्पॉन्स आया अगर सब कुछ सही रहा तो, और रिस्पॉन्स में एक मैसेज है और उसका मीनिंगफुल स्टेटस कोड है। इसी की तरह अपडेट, डिलीट और गेट रिक्वेस्ट भी काम करती है। फटाक करके आपको दिखा देता हूं कि कैसे ये काम करती है। सो यहाँ पे पोस्ट की जगह में अभी हटा के यहाँ पे लिखता हूँ गेट, यहाँ पे लिखता हूँ गेट। गेट रिक्वेस्ट जाएगी, मतलब क्या, गेट रिक्वेस्ट किसी दूसरे यूआरएल को जाएगी डेफिनेटली, तो p/add की जगह शायद यूआरएल कुछ होगा, p/fetch या फिर गेट, वट एवर इट इज, कुछ भी एंड पॉइंट हम बना सकते हैं। सो p/get के लिए ऑथोराइजेशन टोकन शायद चाहिए होगा। बॉडी कुछ नहीं होगी, देयर वोंट बी एनी बॉडी, तो मैं इसको जरा झिरमिरित पेन से यहाँ पे इसे कट मारता हूँ। ओके, बॉडी तो यहाँ पे नहीं होगी। अभी बॉडी नहीं होगी, क्यों बॉडी नहीं होगी, क्योंकि बॉडी हम ब्राउजर से लेके मतलब रिक्वेस्ट बॉडी नहीं होगी, रिस्पॉन्स बॉडी होगी। रिस्पॉन्स में कुछ तो रिस्पॉन्स आएगा डेफिनेटली, क्यों, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट हम डेटा मंगा रहे हैं, लेकिन रिक्वेस्ट बॉडी नहीं रहेगी, ऑथोराइजेशन JW मतलब JW टोकन रहेगा। ओके परफेक्ट। सो अभी ये रिक्वेस्ट चली गई, सर्वर ने क्या किया, एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट किया, दूसरे ब्लॉक ऑफ कोड को, और उस ब्लॉक ऑफ कोड ने क्या किया, रिवर्स एक्शन मार दी, डेटाबेस से डेटा निकाला, और रिस्पॉन्स यहाँ पे मैसेज नहीं होगा। अभी रिस्पॉन्स में क्या होगा, डेटा होगा जेसन फॉर्मेट में ही, लेकिन बड़ा सा डेटा होगा जिसमें कई सारे प्रोडक्ट के जो डिटेल्स है वो स्टोर होने वाले हैं। सो वो डेटा ट्रैवल करेगा फ्रॉम सर्वर टू ब्राउजर। देयर वोंट बी एनी रिक्वेस्ट बॉडी बट देयर विल बी अ रिस्पॉन्स बॉडी। अभी रिस्पॉन्स बॉडी के साथ जो स्टेटस कोड होगा वो 201 नहीं होगा, वो क्या होगा, शायद 200 होगा। एवरीथिंग इज ओके, क्योंकि फेच के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक स्टेटस कोड हमारे पास नहीं है। 201 स्टैंड्स फॉर क्रिएटेड सक्सेसफुली, क्योंकि अभी हम डेटा बैक भेज रहे हैं, पेलोड जिसे हम कहते हैं, 200 ये HTTP स्टेटस कोड हम उसके साथ बाइंड करेंगे। ये हो गई गेट रिक्वेस्ट। सिमिलरली देयर विल बी अ पुट रिक्वेस्ट। सो अभी पुट रिक्वेस्ट हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, डेटा अपडेट करने के लिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुट, अभी एंड पॉइंट शायद होगा कुछ p/get की जगह p/update या फिर चेंज। अभी ऑथोराइजेशन टोकन तो हो गए, लेकिन अभी इसके साथ रिक्वेस्ट बॉडी रहेगी। क्यों रिक्वेस्ट बॉडी रहेगी, कौन से प्रोडक्ट के कौन से डिटेल्स नए ओवरराइड करना है। सपोज मैंने यहाँ पे टाइटल चेंज कर दिया प्रोडक्ट का, सॉरी यहाँ पे पॉपअप में मैंने टाइटल चेंज कर दिया, डिस्क्रिप्शन में कुछ करेक्शन कर दिया और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, तो ये पूरा का पूरा डेटा रिक्वेस्ट बॉडी के सहारे एपीआई तक पहुंचेगा, और एपीआई क्या करेगा, उस डेटा को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रो में, हम इफ वी आर यूजिंग SQL डेटाबेस, इसलिए मैंने रो इस टर्म का इस्तेमाल किया, तो उस रो में उसको अपडेट कर देगा, अपडेट की क्वेरी मार देगा। और जो HTTP स्टेटस कोड रिस्पॉन्स में आएगा, अभी मुझे याद नहीं कि अपडेट के लिए कौन सा HTTP स्टेटस कोड है, सो इसलिए हम जेनरिक 200 ही रखते हैं। सो मैसेज सक्सेसफुली अपडेटेड और स्टेटस कोड 200, ओके। वैसे ही सेम डिलीट का, डिलीट करने के लिए भी कैसे, यहाँ पे मेथड नेम रहेगी डिलीट, उप्स रेड पेन का इस्तेमाल कर दिया।
ओके, सो मेथड नेम रहेगी डिलीट, मेथड नेम डिलीट। उसके बाद यूआरएल में भी एक चेंज आएगा, यूआरएल एंड पॉइंट चेंज होगा, तभी वो जाके स्पेसिफिक एपीआई के मतलब एपीआई के स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को ही हिट करेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिलीट, ऑथोराइजेशन टोकन रहेगा, जेडब्ल्यूटी ऑथोराइजेशन टोकन रहेगा, और बॉडी कुछ नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जो डेटा हमें डिलीट कर रहे हैं वो डेटा भेजने की जरूरत नहीं है। हम क्या भेज सकते हैं, यहाँ पे एक नई चीज आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, डिलीट स्लैश, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, मतलब जिसका आईडी 5 है। यू नो इन एसक्यूएल डेटाबेस देयर इज अ प्राइमरी की और यूनिक की कॉलम, जो जहाँ पे हर एक जो वैल्यू होती है वो यूनिक रहती है। ज्यादातर करके हम उसको ऑटो इंक्रीमेंट वगैरह सेट कर देते हैं, तो वो इंटीजर वैल्यूज ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाती है। सो जिस प्रोडक्ट का आईडी 5 है वो प्रोडक्ट को डिलीट कर दो, तो प्रोडक्ट के सारे डिटेल्स भेजने की जरूरत है नहीं। तो देयर वोंट बी एनी रिक्वेस्ट बॉडी, बट देयर विल बी अगेन अ रिस्पॉन्स बॉडी। रिस्पॉन्स बॉडी क्या रहेगी, मैसेज डिलीटेड सक्सेसफुली एंड स्टेटस कोड फिलहाल उसको 200 ही 200 ही कंसिडर करते हैं, बिकॉज आई डोंट नो मतलब कि एग्जैक्टली डिलीटेड सक्सेसफुली के लिए स्पेसिफिक एचटीटीपी स्टेटस कोड कौन सा है और है भी या नहीं। सो वी जस्ट नीड टू कंफर्म इट वंस। सो ये 4 एचटीटीपी मेथड्स के सहारे हम ब्राउजर और सर्वर के बीच का कम्युनिकेशन सक्सेसफुली कर सकते हैं। इस तरीके से ये रेस्टफुल एपीआई बिहेव करता है। अगर आप रेस्टफुल एपीआई के बारे में उसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर वगैरह जाके रीड करने की कोशिश करो, तो उन्होंने कई सारे डिफिकल्ट टर्म्स और डिफिकल्ट सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर उन्होंने यही बताया कि स्पेसिफिक एचटीटीपी मेथड्स के नाम भी इंपॉर्टेंट है। आप पोस्ट एचटीटीपी मेथड स्पेसिफाई करके पुट ऑपरेशन परफॉर्म करना ये रिकमेंडेड चीज नहीं है। इसी सेंटेंस को उन्होंने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट करके बताया है। सो उसी को मैंने सिंप्लीफाई करके अभी आपको थोड़ा बताने की कोशिश की। अभी इसके बाद वी आर गुड टू गो टुवर्ड्स दी एक्चुअल कोडिंग पार्ट, जिसके अंदर हम रेस्ट एपीआई के जो सारे क्रूड ऑपरेशंस है, एक डेटाबेस में टेबल बना के, फिर सर्वर साइड में कोड लिख के, फिर ब्राउजर से, अभी ब्राउजर के जगह पे हम एक टूल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ब्राउजर में क्या है, ये सारी चीजें करने के लिए हमें एक HTML का फॉर्म बनाना पड़ेगा, उसके लिए HTML का कोड लिखना पड़ेगा, फिर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा कि अवेलेबल HTML फॉर्म के अंदर के डेटा को कलेक्ट करो सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद, और फिर एक HTTP रिक्वेस्ट का कोड लिखो। सो ये सब हमें कोड ना लिखना पड़े, इसके लिए मैं जो चीज इस्तेमाल करूंगा उसका नाम है पोस्टमन। सो ब्राउजर स्लैश में लिखता हूं पोस्टमन। व्हाट इज पोस्टमन? पोस्टमन इज अ एपीआई टेस्टिंग टूल, एपीआई टेस्टिंग टूल। तो उसमें बेसिकली होता क्या है, हम एक यूआरएल डालने के लिए सेक्शन देते हैं, मेथड सिलेक्ट करने के लिए एक सिलेक्ट बॉक्स देते हैं और उसके अंदर ये जो ऑथोराइजेशन मतलब सारे हेडर्स, रिक्वेस्ट बॉडी, ये सारी डालने के लिए जगह रहती है। टेक्स्ट बॉक्सेस अवेलेबल प्री अवेलेबल रहते हैं। सो हमें सिर्फ जगह जगह पे वो पैरामीटर्स डालने और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है, ताकि जब तक हमारा यूजर इंटरफेस रेडी नहीं है, जब तक हमारा जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड डेवलपर जब तक हमने हायर नहीं किया, तब तक हम पोस्टमन एपीआई टेस्टिंग टूल के जरिए एज अ बैकएंड डेवलपर हमने बनाए हुए एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं। सो आई गेस दिस इज इट। लेट मी जस्ट रिकॉल वेदर आई एम मिसिंग समथिंग रिगार्डिंग रेस्ट एपीआई और नॉट। मेरे हिसाब से तो एक बार सिर्फ कंफर्म करते हैं गूगल करके कि रेस्ट एपीआई इतना मैं सर्च करता हूँ और अगर हम कोई पॉइंट मिस तो नहीं कर रहे हैं, restfulapi.net, यूनिफॉर्म इंटरफेस, आइडेंटिफिकेशन रिसोर्सेस, वो गेट पुट पोस्ट मेथड, सेल्फ डिस्क्रिप्टिव मैसेजेस, रिस्पॉन्स बॉडी में सब। चलो क्लाइंट सर्वर, स्टेटलेसनेस का मतलब क्या है, देखो हर रिक्वेस्ट के साथ हमें ऑथोराइजेशन टोकन भेजना पड़ता है। मतलब पिछली रिक्वेस्ट कौन सी है इसका ट्रैक सर्वर नहीं रखता और उसके ऊपर आगे की रिक्वेस्ट प्रोसेस करो, नहीं। हर रिक्वेस्ट एक स्टैंड अलोन इंडिविजुअल नई रिक्वेस्ट है। हर रिक्वेस्ट के साथ हमें जेडब्ल्यूटी भेजना पड़ता है और हर बार भेजे हुए जेडब्ल्यूटी को सर्वर डिक्रिप्ट करके देखता है। पिछली रिक्वेस्ट के ऊपर अगली रिक्वेस्ट कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, इसलिए उसे स्टेटलेसनेस भी कहते हैं इस पूरे बिहेवियर को। कैशेबल थोड़ी मतलब ठीक है, अलग कंसेप्ट है, वो बाद में नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ एट दिस स्टेज बिगिनर लेवल के ऊपर। लेयर सिस्टम छोड़ दो, कोड ऑन डिमांड ऑप्शनल। ओके, लगभग सारी चीजें हमने कवर कर दी है, जो अभी हमने बताया वही सारी मतलब 90% 95% हमने यहाँ पे कवर कर दिया है, जो हमें बिगिनर स्टेज के ऊपर लगेगा, बिगिनर के इंटरमीडिएट स्टेज के ऊपर भी लगेगा। और उसी चीजों को इन्होंने यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज में बताया है। सो एनीवेज इफ यू वांट टू रीड दिस आर्टिकल इट्स अप टू यू, नो प्रॉब्लम। सो आई गेस दिस इज इट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसके बाद हम डायरेक्टली चालू करेंगे किसी एक बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ और किसी एक डेटाबेस टेक्नोलॉजी के साथ डायरेक्टली रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट विद पोस्टमैन एपीआई टेस्टिंग टूल। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, डू सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट डन येट। और अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में तो आप लिख ही सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।